चलो, let's begin. Turn on the videos. Question 1. X sent on 1st July 2016 to Y goods costing 50,000 and spent 1,000 on packing, etc. And on 3rd July, Y received the goods and sent his acceptance to X for rupees 30,000, payable at 3 months. What do you mean by this? Sent his acceptance to X? Bills receivable. Bill receive. ये अभी क्यों एक्सेप्ट कर लिया? ये क्या होगा? Advance. एडवांस. ओके, ये एडवांस भी दे सकते हैं. लास्ट समय भी हमने देखा था. Payable after 3 months. Y spent 2,000 on freight and carriage. Y मतलब वो एजेंट है. ये समझ में आ गया होगा आपको. X is the consignor, Y is the consignee. Y has also spent 2,000 on freight and carriage, 500 on go down rent, 300 on insurance. Can you look and tell me इसमें से recurring कौन सा है, non recurring कौन सा है? Non-recurring. Go down rent and insurance. Non-recurring. Freight and cartage क्या होता है? Non-recurring. Non-recurring. ट्रांसपोर्ट इनकम एक्सपेंस है. और गो डाउन रेंट एंड इंश्योरेंस क्या होगा आपका? Recurring. ये ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं है. हमेशा याद रखना, कंसाइनर हमेशा इंश्योरेंस जो पे करता है वो ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है. तो कंसाइनर का इंश्योरेंस इज नॉन रिकरिंग, ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस चार्जेस है. बट कंसाइनी जो इंश्योरेंस निकलवाता है वो गोडाउन में स्टेटेड गुड्स का होता है, एक्चुअल जो गोडाउन में रीच हो जाते हैं उसका होता है. कंसाइनी कभी ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं निकलवाएगा. ठीक है, दिया है बाय चांस कंसाइनी के केस में ट्रांजिट इंश्योरेंस तो वो भी नॉन रिकरिंग हो जाएगा. बट जनरली कंसाइनी निकलवाता नहीं है, वो पड़े हुए गुड्स का इंश्योरेंस निकलता है, वो रिकरिंग है, वो तो कितने भी टाइम तक चलता रहेगा मीटर. ओके, तो वो कंसिडर. जो फर्स्ट लाइन में 1,000 रुपीज है पैकिंग का, वो क्या होगा बताओ? कंसाइनर का जो पैकिंग का खर्चा है 1,000 रुपीज, नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग, ऑब्वियसली नॉन रिकरिंग. पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेजॉरिटी कंसाइनर के सारे एक्सपेंस नॉन रिकरिंग ही होंगे. रेयरली कंसाइनर का कोई ऐसा एक्सपेंस मिलेगा जो रिकरिंग नेचर का होता है. 99% कंसाइनर के तो सभी एक्सपेंस नॉन रिकरिंग ही होता है, क्योंकि उसका मोटो होता है गुड्स पहुंचाना कंसाइनी तक. ओके, तो उसके जो भी एक्सपेंस कंसाइनमेंट रिलेटेड होंगे वो नॉन रिकरिंग. इनफैक्ट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, खाली आपको इतना दिया है कि कंसाइनर का एक्सपेंस 50,000 है, कंसाइनी का एक्सपेंस 30,000 है, कुछ बोला ही नहीं है रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, तो भी अज्यूम करने का कि कंसाइनर का सब एक्सपेंस नॉन रिकरिंग है और कंसाइनी का सब एक्सपेंस रिकरिंग. सर, हाँ, ग्रुप पे मैसेज आया है, कोई तो वेटिंग रूम में. चलो, नाउ कंसाइनर का जो एक्सपेंस होता है वो हमेशा नॉन रिकरिंग होगा और कंसाइनी का जो एक्सपेंस होगा वो रिकरिंग होगा. इज दैट क्लियर? कीप दैट इन माइंड. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया है, कंसाइनर का एक्सपेंस है, कुछ नाम नहीं दिया, कंसाइनर ने खाली स्पेंड किया इतना दे दिया 50,000, कंसाइनी ने स्पेंड कर दिया 30,000, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कंसाइनर का जो एक्सपेंस है वो नॉन रिकरिंग है, कंसाइनी का जो है वो रिकरिंग है. जनरल सिनेरियो में ऐसा होता ही है, कंसाइनर का नॉन रिकरिंग होता है और कंसाइनी का रिकरिंग होता है मेजॉरिटी केसेस में. तो यहाँ पर तो अपने को नाम दिए हुए हैं. कंसाइनर का पैकिंग, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट सब नॉन रिकरिंग है एंड कंसाइनी का फ्रेट एंड कार्टेज इज नॉन रिकरिंग, गो डाउन रेंट एंड इंश्योरेंस इज रिकरिंग. And on 31st December 2016, he sent an account sales along with the amount due to X. Now, what is account sales? Account sales का मतलब, account sales is not sales account. जैसे account current is not current account. You know that, right? Current account is a type of account current. So account sales is not sales account. Account sales means it is the detail given by the consignee to the consignor regarding his activities. In simple words, account sales are the details given by the consignee to the consignor of his activities. So what do they include? They include the value of goods received, they include the goods sold, kitne mein becha, include his expenses, consignee ka expense, they include his commission, they include any advance given, they include the balance remittance का amount. तो ये पूरा जो डिटेल होता है जो कंसाइनी ने कामकाज किया है, उस डिटेल की जो डिस्क्रिप्टिव नोट होती है जो वो कंसाइनर को बेचता है, इसको बोलते हैं अकाउंट सेल्स. Account sale is a description, okay, of all the activities done by the consignee with the goods and all, includes his commission, includes his expenses and all, उसका details, ये जो उसको send करता है consignor को,
उस डॉक्यूमेंट को वी कॉल्ड अकाउंट सेल्स। दो डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कंसाइनमेंट में, एक तो होता है ये अकाउंट सेल्स जो कंसाइनी कंसाइनर को सेंड करता है, और एक होता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट सेंड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी। जब वो गुड्स सेंड करता है ना, तो गुड्स के डिटेल के साथ वही प्रोफॉर्मा इनवॉइस, वो खाली रफ नोट होता है, इट्स नॉट एन इनवॉइस, नॉट अ बिल। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, रफ, प्रोफॉर्मा मींस रफ, याद है आपको मेमोरेंडम प्रोफॉर्मा हमने किया भी था। तो रफ इनवॉइस होता है, उसमें खाली डिटेल्स ऑफ गुड्स होते हैं कि ये गुड्स मैंने आपको सेंड किए हैं, उसको कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। सो एक्चुअल इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन यू एक्चुअली सेल द गुड्स, दैट्स द प्रॉपर bill of sales, but this is when you send the goods on consignment, you attach a note with that, that's pro forma invoice, giving you the details of goods sent. Is that clear? So account sales का मतलब समझ आ गया सबको? Account sales are nothing but details sent by the consignee to the consignor. उसमें उसने क्या बताया है कि showing that 4/5 of the goods have been sold for 55,000. What do you mean by 4/5? 80%. 80% of the goods have been sold for 55,000. What's that 55,000? That's your sale value. इतने अमाउंट का सेल हो चुका है. Y is entitled to a commission of 10%. 10% of what? If nothing is given, obviously you take 10% of Selling price. sales, selling price, sales, total sales. One of the customers turned insolvent and could not pay 600 due from him. That is what? Bad debts. भी बैड डेट्स का क्या फंडा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब उसके अक्रॉस आएंगे एंट्री में. So the necessary journal entries in the books of consignor also prepare ledger accounts. तो consignor के बुक्स में पूछा है अपने को, तो लेजर अकाउंट नेसेसरी बोल दिया है, तो वैसे तो दो ही अकाउंट है, सेफ साइड के लिए 3 बना देने हैं आपको. ये तीसरा अकाउंट छोटू सामने बताया था, याद है, वो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट. ओके, तो 2 अकाउंट तो मेनली बनाने हैं, तो स्टार्ट करो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. अभी यहाँ पे डेट्स दिए हैं, तो आप लेजर में, जर्नल में डेट्स लगेंगे डेफिनेटली, बट लेजर में आप डेट स्किप भी कर सकते हो. ओके, लेजर में डेट ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लेजर आप बिना डेट के हमेशा बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे. लेजर आई एम मेकिंग बिना कोई डेट्स. जर्नल में मैं डेट्स कर दूंगा. सिंपल से 2 लेजर अकाउंट बनाने हैं आपको. In the books of X, इधर प्लेसेस का नाम नहीं दिया है कुछ. कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट विद Y भी लिखते हैं, डायरेक्टली खाली कंसाइनमेंट लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है. सर इसमें जो बीआर होता है वो डिसऑनर होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है. डिसऑनर हो गया तो एक्सेप्टर टू बीआर वापस भेजो, ड्यू अमाउंट बैलेंस में दिखा दो. एंड बीआर आया तो बीआर टू कंसाइनी, डिसऑनर हुआ तो कंसाइनी टू बीआर, वापस बैलेंस बच जाएगा क्लोजिंग, इतना पैसा लेना बाकी है उससे, है ना. हो सकता है. सर वो अकाउंट सेल्स में सब एक्सपेंसेस इंक्लूडेड ही होता है ना? अकाउंट सेल्स खाली लिस्ट, वो है डिटेल है, डॉक्यूमेंट है. अकाउंट सेल्स कोई अकाउंट नहीं है. अकाउंट सेल्स में वो अपना डिटेल बेचता है कि भैया आपके इतने अमाउंट के गुड्स आए थे, आपके इसमें से 80% इतने यूनिट्स बिक गए, ये रेट पे बिक गए हैं, इतना इतना खर्चा हुआ है, और इतना मेरा कमीशन है, इतना मैंने एडवांस दिया था, इतना भी मुझे देना बाकी है, या बाकी का दे रहा हूँ, चेक अटैच्ड है, देख लो. जैसे हम नोट बेचते हैं ना, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अकाउंट से कोई लेजर अकाउंट नहीं होता. अकाउंट सेल्स खाली लिस्ट होती है. ओके, डिटेल की. ऐसा भी पूछते हैं कभी कभी, अकाउंट सेल्स एंड सेल्स अकाउंट आर वन एंड द सेम, ट्रू और फॉल्स. ओके, अकाउंट करंट एंड करंट अकाउंट आर वन एंड द सेम, ट्रू और फॉल्स. ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. तो करें आगे. X Limited sent goods to Y costing 50,000. What should be the entry in the books of X? Consignment account debit to goods sent on consignment account
50,000 rupees. Okay, these are goods sent to Y. इसका कोई एंट्री Y के अकाउंट में नहीं दिखेगा, ये हमारा परचेज एक्सपेंस के जैसा है, ट्रेडिंग से कम किया, कंसाइनमेंट में डेबिट किया. He spent 1,000 on packaging, तो हमने ही स्पेंड किया. व्हाट एंट्री वी विल पास? कंसाइनमेंट टू बैंक अकाउंट. क्या पे किया है? पैकेजिंग. कितना पे किया है? 1,000 रुपया. सर दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते एक में? कैसा करेगा? Add to the cost of goods. नहीं, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, ये बैंक है, वो थोड़ी तुमने खरीदा है. ऑलरेडी परचेज्ड गुड्स थे, उसमें से निकाल के भेजा है तुमने, है ना. एंट्रीज अलग है ना. देन Y received the goods and sent his acceptance to X. Y ने गुड्स रिसीव किए, एक्सेप्टेंस भेजा X को. X के बुक में क्या एंट्री रहेगा? एडवांस आ गया. BR to Y. सो Y के अकाउंट में बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना आएगा? 30,000 रुपीज. करेक्ट. This is advance BR accepted. ठीक है, ये 3 महीने का BR एक्सेप्ट कर लिया उसने. उसके बाद 3 जुलाई को उसने बिल एक्सेप्ट किया है और 31 दिसंबर को उसने अकाउंट सेल्स भेजा है. तो इसके बीच में आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा. बिल कितने महीने का था? 3 मंथ्स का. 3 months. कब एक्सेप्ट? 3 जुलाई को एक्सेप्ट हुआ था, तो इसका ड्यू डेट क्या होगा आपका? 4 अक्टूबर. 6 October. 6 अक्टूबर. 6 अक्टूबर कम्स बिफोर 31 दिसंबर. 31 आपको अकाउंट सेल्स मिले, उसके बाद सब डिटेल्स मिले उसके एक्सपेंसेस वगैरह के. तो ये जो बिल का एंट्री ये पहले आ जाएगा जी. क्या अज्यूम करने का? बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर? Owner हो गया. ऑनर. Honor. अगर ऑनर हुआ है तो क्या एंट्री होता है? कैश टू BR. रिटेन्ड बिल अज्यूम कर रहे हैं, कैश टू BR. डिस्काउंट करवाया हमने लास्ट समय, हमने बिल डिस्काउंट करवाया था, याद है? हैव वी डिस्काउंटेड द बिल? नो. डिस्काउंट करवाते तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR कर देते हम लोग. ठीक है, तो लास्ट समय हमने डिस्काउंट करवाया था, इसलिए ऑनर का एंट्री नहीं आया था. यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो अज्यूम करने का बिल ऑनर हो गया, कैश टू BR. ओके, तो ये जर्नल में हम लोग करेंगे तभी ये एंट्री आ जाएगी. तो ये यहाँ पर बीच में ही आ जाएगी. फिर उसको अकाउंट सेल्स मिलेगा, फिर वो कंसाइनी का सब रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शंस. तो अकाउंट सेल्स उसको 31 दिसंबर को मिल रहा है, तो तब उसको पता चलेगा भैया कंसाइनी ने क्या क्या काम किया है गुड्स पे. तो कंसाइनी ने भी स्पेंड किया हुआ है 2,000 ऑन फ्रेट एंड कैरेज, 5,000 फॉर गोडाउन रेंट, 300 फॉर इंश्योरेंस. तो ये सबका एंट्री क्या होगा? मेरा एक्सपेंस कोई और पे कर रहा है, तो व्हाट एंट्री शुड आई पास? Consignment to personal. कंसाइनमेंट टू पाई अकाउंट. मेरा एक्सपेंस वो पे कर रहा है, पार्टी पे कर रहा है. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बराबर है एक्सपेंस टू पार्टी. कितना होता है ये? 2,000 प्लस 500 प्लस 300, 2,800. यहाँ पे आप लिख सकते हो डिटेल्स में व्हाट ऑल थिंग्स ही हैज पेड. फ्रेट एंड कार्टेज, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस. एंट्री में क्लब करके लिख रहा हूँ, एंट्री सेम ही है इसके लिए, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रेट एंड कार्टेजेस नॉन रिकरिंग, बट गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस आर रिकरिंग. टू वाई का करस्पॉन्डिंग एंट्री वाई में कर दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. देन अकाउंट सेल्स के थ्रू ही आपको ये, भले एक्सपेंस का डिटेल आपको पहले दे दिया, बट आपको पता चलेगा अकाउंट सेल्स के बाद. तो ये एंट्री अगर आपको जो भी आपको कंसाइनी की एंट्रीज करनी है वो अकाउंट सेल्स के डेट पर ही होंगी, अगर डेट दिया है तो. अकाउंट सेल्स उसको मिला, उसके बाद कंसाइनर को पता चलेगा कि ये भाई ने किया है कंसाइन में सब खर्चा वर्चा. तो डेट्स अगर नहीं दिया तो अकाउंट सेल्स के डेट पर ही सब कुछ अज्यूम करने का, कंसाइनी का जो भी ट्रांजैक्शन है वो अकाउंट सेल्स के डेट पर रिकॉर्ड होगा.
कंजाइनी का जो भी एंट्रीज है अकाउंट सेल्स के डेट पे याद रखना, अगर कोई डेट्स नहीं दिया है तो। देन सेल्स हुआ 55,000 का, तो मेरा इनकम उसने रिसीव किया, क्या एंट्री करोगे? Y to consignment. Y टू कंसाइनमेंट, तो Y में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट। कितना सेल किया उसने? 4/5 गुड्स सोल्ड, 55,000। और टू कंसाइनमेंट का करस्पॉन्डिंग एंट्री कंसाइनमेंट में बाय Y अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट सेल्स 55,000, ये भी हो गया। फिर उसको कमीशन भी देना है। कंसाइनी के अकाउंट में गिन चुन के 4 आइटम्स होगा। एक उसका सेल जो किया है, एक्सपेंस, कमीशन एंड रेमिटेंस, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो एडवांस, रेमिटेंस वो एक ही बात हो गया। उसने सेल करना है, एक्सपेंस हो गया, कमीशन हो गया, रेमिटेंस हो गया, और कुछ है ही नहीं वहां पे। तो कमीशन का एंट्री क्या होगा आपका? ये कमीशन पेएबल है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट। कितना कमीशन देना है? 10% कमीशन ऑन सेल्स ऑन 55,000, दैट इज 5,500। कंसाइनमेंट में 2Y, तो Y में हो जाएगा बाय कंसाइनमेंट 5,500। यहां तक क्लियर सब? ऑल ऑफ यू? देन बैड डेट्स हो गए 600 रुपए के, दिख रहा है आपको? अब ये बैड डेट्स का क्या सीन है? बैड डेट्स के लिए आपको इससे पहले कमीशन के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन अ कंसाइनर कैन गिव टू कंसाइनी। व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ कमीशन? नंबर 1 नॉर्मल कमीशन, नंबर 2 डेल क्रेडिट कमीशन, नंबर 3 ओवरराइडिंग कमीशन। तीनों का रीजन होता है। नॉर्मल कमीशन तो उसको देना ही पड़ता है नॉर्मल सेल्स करने के लिए। ओके, वो नॉर्मल कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन कभी कभी कंसाइनर एक्स्ट्रा देता है कंसाइनी को, नॉर्मल कमीशन भी देगा और डेल क्रेडिट कमीशन भी देगा। तो डेल क्रेडिट कमीशन क्यों देगा? डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को इसलिए देता है सो दैट वो थोड़ा रिस्क ले और आगे जाके नए नए डेटर्स को गुड्स बेचे। इससे क्या होगा? जब भी कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देता है, इन दैट केस बैड डेट्स का जो रिस्क होता है वो कंसाइनी बेयर कर लेता है। तो कंसाइनर कंसाइनी को बोलेगा, देख मैं तेरे को 5% नॉर्मल कमीशन देगा और 2% डेल क्रेडिट कमीशन भी देगा। तो अगर तूने सब गुड्स बेच दिया जो भी हुआ, लेकिन बैड डेट्स जो भी हुआ ना वो कंसाइनी का माथे पर, वो नुकसान कंसाइनर का नहीं है। अगर डेल क्रेडिट कमीशन, क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, वो कमीशन देने का एक्स्ट्रा रीजन यही है कि अगर कुछ बैड डेट्स हुआ, मगजमारी, तेरा जिम्मेदारी। तो एक तरीके से वो इंसेंटिव है कंसाइनी के लिए कि बैड डेट्स का रिस्क भी हो तो उसको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ज्यादा कमीशन मिलने वाला है। तो जब भी डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है, तब बैड डेट्स का जो रिस्क होता है ना, दैट इज बोर्न बाय द कंसाइनी। ओके, बट जब भी डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देता कंसाइनर, जब भी डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनर नहीं देता, खाली नॉर्मल कमीशन दे रहा है, देन हु विल बेयर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स? कंसाइनर। तो सभी खर्चा कंसाइनर का ही है। तो कंसाइनी बोलेगा ना, यार आपको अगर चाहिए कि मैं बेयर करूं बैड डेट्स, नुकसान मेरे सर पे ले लूं, डेटर ने पैसा नहीं दिया वो मैं बेयर करूं, तो मेरे को कमीशन दे दो एक्स्ट्रा, डेल क्रेडिट कमीशन भी दे दो मेरे को। तो कंसाइनर अगर रेडी हो रहा है उसको डेल क्रेडिट कमीशन देने के लिए, तो कंसाइनी बेयर करेगा। फिर कंसाइनर का मगजमारी नहीं है। बोलने का मतलब, फॉर एग्जांपल कंसाइनी ने 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा डेटर को और कलेक्शन हुआ खाली 90,000 का, तो 10,000 बैड डेट्स हो गया ना, लॉस हो गया। तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है कंसाइनी को, तो कंसाइनी पूरा का पूरा 1 लाख रेमिट कर देगा कंसाइनर को, वो 10,000 अपने जेब से दे देगा। दैट इज द मीनिंग। और अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है तो वो 90,000 ही रेमिट करने वाला है, वो 10,000 देने वाला नहीं है। सो बेसिकली वो 10,000 का बैड डेट्स इज अ माथाकूट जिम्मेदारी ऑफ कंसाइनर इफ देयर इज नो डेल क्रेडिट कमीशन अलाउड। डिड यू गेट द पॉइंट? नॉर्मल कमीशन तो देना ही है।
अगर उसके अलावा कंजाइनर डेल भी देता है कंजाइनी को, एक्स्ट्रा कमीशन देने का रीजन क्या है? कंजाइनर बोलता है जा नए टेरिटरी में जा, नए डेटर्स को ढूंढ और गुड्स बेच, एक्सपैंड कर अपना सेल्स, ज्यादा गुड्स बिकेगा। तो वो बोलेगा यार रिस्क है, तो कंजाइनर बोल रहा है मैं दे रहा हूं ना तेरे को डेल ट्रेडर कमीशन, तू क्यों घबर रहा है? जो बैड डेट्स होगा भले ही तू झेल रहा है लेकिन तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है ना उसके लिए, तो वो कमीशन हमेशा बैड डेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा ही मिलेगा उसको। दैट इज द मीनिंग डेल क्रेडिट कमीशन। इसलिए वो रेडी हो जाएगा बैड डेट्स का लॉस बेयर करने के लिए। इज दिस क्लियर? तो ये डेल क्रेडिट कमीशन क्वेश्चन में आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन दिया होगा। अगर वो दे रहा है कंजाइनर तो ही बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय कंजाइनी, अदरवाइज इट विल बी बोर्न बाय कंजाइनर, otherwise it will be borne by consignor. All of you understood? In this question, do you see del credere commission anywhere? No. No. तो del credere commission कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, that means normal commission ही है। तो यहाँ पे bad dates किसका खर्चा है? कौन बेयर? कंजाइनर बेयर। तो अपना लॉजिक सेम रहेगा कि भाई मेरा खर्चा है, फिलहाल कंजाइनी के माथे आया है, खर्चा मेरा ही है, तो माई एक्सपेंस इज पेड बाय कंजाइनी। उसने पे नहीं किया, इनडायरेक्टली उसको कम मिला है, डेटर से कम मिला है, तो इनडायरेक्टली अभी उसने पे किया है बैड डेट्स, ऐसा सोच लो। नॉन कैश है, कैश एक्सपेंस में कैश जाता है, बैड डेट्स में डेटर कम हो जाता है, नॉन कैश कोई और एसेट कम हो गया, तो इट इज मेरा एक्सपेंस, कंजाइनी पे कर रहा है। तो मेरे बुक में क्या एंट्री रहेगा फॉर बैड डेट्स? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंजाइनमेंट टू कंजाइनी, कंजाइनमेंट टू वाई अकाउंट। कितना है बैड डेट्स? 600 रुपीज आर बैड डेट्स। डेट्स का तो एंट्री बैड डेट्स तो कस्टमर होता है ना। एग्जैक्टली, बैड डेट्स टू कस्टमर। देखो यहाँ पे ये कस्टमर हमारे लिए वो है ही नहीं ना, हमने सेल किया ही नहीं है। ये कस्टमर कौन सेल किया? कंजाइनी ने सेल किया है, तो कंजाइनी ने अपना इनकम रिसीव किया है ना, तो कंजाइनी ने अपना इनकम रिसीव किया है, तो व्हाट इज द एंट्री? कंजाइनी टू कंजाइनमेंट, है ना। उसने 55,000 रिसीव किया। अब मैं बैड डेट्स के लिए क्या कर रहा हूं? बैड डेट्स टू कस्टमर के जगह मैं क्या कर रहा हूं? बैड डेट्स टू कंजाइनी मार रहा हूं। मेरा कस्टमर कंजाइनी हो गया, अभी मेरे को उससे पैसा लेना है, तो बैड डेट्स टू कंजाइनी। बैड डेट्स टू कस्टमर भी कर सकते हो, दूसरा वेरिएशन है वो, क्रेडिट सेल बैड डेट्स टू कस्टमर करके फिर आप कंजाइनमेंट में बैड डेट्स डालो, बट इधर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वाया कंजाइनी यू कैन शो दैट। आप समझ रहे हो? कंजाइनी ने कलेक्ट किया है डेटर से, तो आपका डेटर अभी कंजाइनी है, आपको कंजाइनी से पैसा लेना है, तो डेटर को उड़ा दो, तो डायरेक्टली बैड डेट्स टू कंजाइनी हो गया आपका एंट्री 600 रुपया। अब ये बैड डेट्स किधर जाएगा? कंजाइनमेंट में जाएगा एज एन एक्सपेंस, तो कंजाइनमेंट टू बैड डेट्स, तो क्या हो गया नेट? बैड डेट्स कट, कंजाइनमेंट टू कंजाइनी। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब क्या, आप कंजाइनी को यहाँ पे क्यों क्रेडिट दे रहे हो 600 रुपए की? आप ये बोल रहे हो वाई को कि भैया वाई तू टेंशन मत ले, मैंने तुझे कोई डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया है ना, तो बैड डेट्स मैं ही बेयर करेगा, तो तू मुझे 55,000 पूरा मत देना, 55,000 में से अपना खर्चा जो नॉर्मल हो रहा है वो तो काटना ही काटना, कमीशन भी काटना, एडवांस भी काटना और बैड डेट्स भी काट देना, इसलिए ये सब क्रेडिट किया है मैंने, ये सब काट के नेट अमाउंट दे देना मुझे। बट अगर कंजाइनर ने डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ किया होता तो फिर किसका जिम्मेदारी होता? बैड डेट्स कंजाइनी का होता, कंजाइनर का कुछ लेना देना नहीं है। देन वुड यू हैव पास्ड एनी एंट्री फॉर बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर? नो, देन नो एंट्री, देन पूरा का पूरा 55 माइनस एक्सपेंस माइनस कमीशन वसूल लेगा वो, बैड डेट्स कटने वाला नहीं है वहां पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब बैड डेट्स हुआ और डेल क्रेडिट नहीं है तो खुद का एक्सपेंस, और जब बैड डेट्स हुआ और डेल क्रेडिट दिया है तो इग्नोर, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर फॉर दैट। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ बैड डेट्स। कंजाइनी के बुक्स में जब हम एंट्रीज करेंगे ना, तब ये दो वेरिएशन अलग हो जाएंगे। अगर कंजाइनर बेयर कर रहा है तो क्या एंट्री होगा, अगर खुद बेयर कर रहा है तो क्या एंट्री होगा, कंजाइनी के बुक्स में जाके हम लोग देखेंगे जब पहुंचेंगे तब। कंजाइनर के बुक्स में समझ में आया क्या हो रहा है? दो पॉसिबिलिटी, डेल क्रेडिट अलाउ किया तो बैड डेट्स का नो एंट्री,
डेल क्रेडिट अलाउ नहीं किया एज इन दिस सम, तो बैड डेट्स का एंट्री आएगा. व्हाट इज द एंट्री? नॉर्मल एंट्री. कंजाइनी ने मेरे ब्याह पे स्पेंड किया, तो कंजाइनमेंट टू कंजाइनी. एंड दैट्स इट. इसके बाद अपने को एक और चीज करनी है. इसका जो फाइनल रेमिटेंस है, अमाउंट आई थिंक रिसीव्ड है, रेस्ट अमाउंट उसने दे दिया है, कुछ दिया नहीं है ऐसा. आई थिंक दिया नहीं दिया. अज्यूम कर सकते हो, बैलेंस भी रख सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो. तो डेबिट माइनस क्रेडिट करके ले लो, रिसीव ही कर लो. कुछ नहीं दिया है तो नोट लिख देंगे हम. कितना पैसा आ रहा है ये डेबिट माइनस क्रेडिट, इससे कितना रिसीव करना है अपने को. How much are we supposed to get? $16,700. 16,700 चेक कर लो. डेबिट माइनस क्रेडिट, दिस इज योर फाइनल रेमिटेंस. सर जो 1/5 है उसका क्लोजिंग स्टॉक का कुछ नहीं आएगा? आएगा ना, ऊपर आएगा वो तो कंसाइनमेंट अकाउंट. ये तो रेमिटेंस पैसा लिया है कंसाइनी से हमने. ये ऊपर बाकी है ना 2 एंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, प्रॉफिट लॉस बाकी है. पहले पैसा इकट्ठा कर लो, इसका काम हो गया ना कंसाइनी का सब, इसको बंद कर दो. बाय बैंक 16,700 पैसा ले लिया आपने. अभी अपना कंसाइनमेंट बंद करते हैं, उसके लिए क्लोजिंग सर स्टॉक 16,100 आएगा. को मालूम नहीं है. कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वाले तुम लोग हो. चलो 16,100 आया, बराबर है 8 + 5 13 + 6 19. ठीक है. स्टॉक, हाउ टू वैल्यू द कंसाइनमेंट स्टॉक. विल यू हैव एनी क्लोजिंग स्टॉक ओवर योर? यस. इसका तो वर्किंग नोट बनाना ही है. कंसाइनमेंट स्टॉक का क्या क्या इंक्लूड करना है इस स्टॉक में, पहले आराम से सोच लो. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स वो तो लेना ही है, प्लस व्हाट, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी. रिकरिंग वाला नहीं लेना है, बाकी सब लेना है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, पूरा मत ले लेना, प्रोपोर्शनेट. कैसे लोगे? टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितना था आपका? 50,000 का था. तो 50,000 का कितना गुड्स पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में? 1/5. 20% ले लो, 1/5 ले लो. ओके, इधर यूनिट्स नहीं पता है तो इंटू 1/5. तो 10,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक में ओरिजिनल कॉस्ट होगा, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर. ये भी टोटल नहीं, प्रोपोर्शनेट. नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कितना हुआ था? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर 1000. ये तो टोटल था. इसमें से क्लोजिंग स्टॉक में कितना होगा? 1/5 विच इज 200. एंड प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, ये भी प्रोपोर्शनेट चाहिए अपने को. कितना है नॉन रिकरिंग उसमें? 2000 into 1/5 which is 400. आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया 10,600. इज दिस क्लियर? ये प्रोपोर्शनेट वाला फंडा समझा सबको? 1/5 जो स्टॉक में है, सबका प्रीपेड निकाला है मैंने. 1/5 इज प्रीपेड. गुड्स का प्रीपेड 1/5, एक्सपेंस का प्रीपेड 1/5, 1/5, 1/5. सब ये साल के एक्सपेंस में से कम कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में बता दूंगा, मैच कर दूंगा एक्सपेंस विद रेवेन्यू. मैचिंग कंसेप्ट फॉलो. खाली गुड्स ही नहीं जा रहा है ना, उस पर हुआ खर्चा भी जा रहा है नेक्स्ट ईयर में. इनकम नेक्स्ट ईयर होगी तो एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर में दिखाओ. सिंपल सा फंडा है. ओके, सो 10,600 rupees, that's your value of closing stock. What should be the entry for closing stock? Stock to consignment. Stock to consignment account. So इधर आ जाएगा by consignment stock account या stock on consignment account. कितना है? 10,600. stock on consignment, closing stock भी लिख सकते हो. And finally, whatever the profit or loss, will you transfer it to trading or P&L? P&L. इसमें क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब खर्चे आ चुके हैं, तो फाइनल प्रॉफिट लॉस जो भी है सीधा P&L. कितना आ रहा है देखो यहाँ पे
55 plus 10 65 600 प्रॉफिट नहीं लॉस है प्रॉफिट है 51 700 आ रहा है 700 का प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट this is your profit on consignment draw the journal hmm? 5,700 आ रहा है. क्या कर रहे हो यार आज 5,700. 5700 come on journal draw कर लो फटाफट this is your solution this is the closing stock का note clear with the bad dates thing बाकी सब तो आई थिंक हमने किया था लास्ट लेक्चर एक ही अलग पॉइंट था बैड डेट्स का डेल क्रेडरे कमीशन ठीक है एक और कमीशन होता है ओवर राइडिंग कमीशन वो भी मैं बताऊंगा जब हम आगे आएंगे उसके साथ ड्रॉ द जर्नल कंसाइनर के बुक्स में द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एक ही एंट्री में कर सकते हैं कंसाइनमेंट टू डैश 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 नहीं 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 एक ही एंट्री में मत करना डेट वाइज भी जाना है इसमें तो डेट भी है वैसे भी एक एंट्री में मत कर देना सब कुछ क्लब Goods and on consignment account बनाना है. हाँ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो एक छोटू सा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो दो ही एंट्रीज है उसमें एक है अपना बाय कंसाइनमेंट 50,000 and to trading 50,000 जर्नल ड्रॉ कर लो डेट बताना डेट है तो फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होगा फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री Consignment to goods and on. consignment to goods sent on consignment account consignment to goods sent on consignment account 50,000 being goods sent on डेट लिखना इसका डेट क्या होगा 1st July 2016 1st July 16 consignment to goods sent on consignment 50,000 consignment to goods sent on consignment 50,000 being goods sent on consignment 1st July 16 फिर 1,000 रुपीज भी तब भी स्पेंड किया है 1st जुलाई को पैकिंग का कंसाइनमेंट टू बैंक 1,000 being packing charges paid being packing charges paid being packing charges paid फर्स्ट जुलाई 16 देन वाई ने बिल एक्सेप्ट किया तो बीच में एडवांस की एंट्री आ जाएगी 3rd जुलाई को bills receivable to Y 30,000 being BR accepted as advance 3rd जुलाई को एंट्री आ जाएगी BR to Y 30,000 being BR accepted as advance being BR accepted as advance being BR accepted as advance फिर जो कंजाइनी वाले एंट्रीज है ना वो अकाउंट सेल्स के दिन पे होंगी 31 दिसंबर उससे पहले आपका कौन सा था 6 अक्टूबर को बीआर ऑनर का एंट्री 6 अक्टूबर को कैश टू बीआर 30,000 बीइंग बीआर ऑनर्ड कैश टू बीआर या बैंक टू बीआर 30,000 बीइंग बीआर ऑनर्ड बैंक टू BR 30,000 being BR honored. This is on 6th October.
उसके बाद जब अकाउंट सेल आया तब उसे पता चला कि ये डिटेल हुआ है कंजाइनी के साथ। ऑन 31 दिसंबर ये सब एंट्रीज आएंगी। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 2800, consignment account debit to Y account 2800, being freight cartage go down rent paid by freight cartage go down rent insurance paid by consignee. You can also write expense paid by consignee, being expense paid by Y, directly भी लिख सकते हो, being expense paid by Y. Narration no hard and fast rule, don't worry. Being expense paid by Y. और उसके बाद उसका सेल्स हुआ है, सेम डेट 31 दिसंबर, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, दैट इज वाई टू कंसाइनमेंट, सॉरी वाई कंसाइनमेंट, वाई टू कंसाइनमेंट, वाई टू कंसाइनमेंट 55,000, being goods sold on consignment. Y to consignment 55,000, being goods sold on consignment. ये सब में डेट्स दिया इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंट्रीज का, ऑर्डर का, डेट वाइज जाने के लिए, अकाउंट सेल्स के बाद कंसाइनी का एंड ऑल। बाकी कोई समय अगर डेट नहीं दिया, एंट्रीज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, डोंट वरी, एंट्री सब कवर होना चाहिए, ठीक है। 6 हो गया। उसके बाद कमीशन और ये बैड डेट्स की एंट्री, कमीशन का 7th एंट्री, consignment to Y 5,500, being commission payable to Y. Consignment to Y 5,500, being commission payable to Y. Consignment, नहीं होगा। हाँ डेट सबका 31, ये सब एंट्रीज 31, Y का सब, Y का जो भी काम, एक्सपेंस, कमीशन, सेल्स, सब 31। Consignment to Y account 5,500, being commission payable to Y. Then consignment to Y 600, being bad debts incurred. Consignment to Y 600, being bad debts incurred. Bad debts हमें बेयर करना पड़ा क्योंकि हमने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया था, अगर हम दे देते तो झंझट नहीं था। उसके बाद रेमिटेंस, एंट्री नंबर 9, bank to Y 16,100, final amount remitted by Y. Bank to Y 16,100, final amount remitted by Y. Final amount remitted by Y. उसके बाद स्टॉक, नंबर 10, consignment stock to consignment 10,600, consignment stock to consignment 10,600, being consignment stock, closing stock on consignment recorded, closing stock on consignment recorded, closing stock on consignment recorded. Then 11th one, consignment to P&L 5,700, profit on consignment transferred to P&L, profit on consignment transferred to P&L, profit on consignment transferred to P&L, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू P&L। और एक लास्ट में एक छोटू एंट्री बाकी है अभी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, बीइंग गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। सर वो नहीं लिखेंगे तो चलता है ना? नेसेसरी बोला है तो करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करके दिया है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, तो ये स्किप कर सकते हैं। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, बीइंग गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, goods and on consignment transfer to trading, ठीक है। Got it? 11 entries, 12 entries, 12 journal entries in the books of consignor, 3 accounts। consignor के बुक्स में यही 3 अकाउंट बनेंगे, यही एंट्रीज होगी, तो ये आ गया तो 95% चांसेस है यही आने वाला है। कंसाइनी का बुक रेयरली देता है
क्योंकि कंजाइनिंग बुक में पूछने लायक कुछ है ही नहीं है कि कंजाइनर का अकाउंट और कुछ है ही नहीं, तो आने का चांस काफी कम है। अब भी हम लोग लर्न करते कुछ नया यहाँ पे, ठीक है। क्या लर्न करेंगे हम लोग? लॉसेस। ओके, कभी कभी क्या होता है कंजाइनमेंट करते वक्त लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इन ट्रांजिट हो जाते हैं डिस्ट्रॉय। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस बेसिकली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। ये आपको नेक्स्ट ईयर ये कंसेप्ट भर भर के सीखने मिलेगा कॉस्टिंग में, ठीक है, सीए इंटर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग क्या सॉरी लॉसेस, नॉर्मल लॉस एंड abnormal loss, ठीक है। नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस, दो तरह के लॉसेस होते हैं, नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस। एक नाम से ही पता चल जाता है, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मल, होता ही रहता है, यूजुअल, रेकरिंग, हर बार का नॉर्मल है, यूजुअल है, जनरल केस में होता ही रहता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है।